सुबह हया की आँख खुली तो अपने बराबर में हया माविया को सोते हुए पाया। कल रात से इसे अपने माथे पर और चेहरे पर माविया के होठों का लम्स का एहसास हो रहा था, मगर वो समझी ख्वाब में फ़ील कर रही है सिगरेट और परफ्यूम की मिली-जुली खुशबू जो हर वक़्त इसे माविया के पास से आती थी। शुरू-शुरू में जो ज़हर भी लगती थी, अब खुद इस खुशबू की आदी हो गई थी। अपने करीब इस खुशबू को महसूस करके वो माविया को देखे गई। इसे मालूम ही नहीं हुआ कि वो उसको अच्छा लगने लगा है, कब इससे मोहब्बत हो गई। जब वो इसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाई थी तब ये, फिर जब इसका सर दबा रही थी तब, जो भी था सनम की बारात वाले दिन माविया का इसे इग्नोर करना शिद्दत से महसूस हुआ। माविया का नैना का हाथ पकड़ना इसे जलन में मुब्तला कर गया और जब इसने कल रात जंगल में गोलियों की आवाज़ सुनी, माविया का ख़्याल आते इसका दिल बंद होने लगा, या फिर शायद ही निकाह के 3 बोलों का असर होता है। दिल में मोहब्बत ना होने के बावजूद दिल अपने महरम की तरफ खींचा चला जाता है। जो भी था इसे अपने 2 टके का पुलिस वाला अच्छा लगने लगा था। हया को अपनी सोच पर खुद ही हँसी आ गई। मावी ने आँखें खोलकर देखा तो हया का मुस्कुराता हुआ चेहरा इसकी नज़र पड़ी। माविया ने इसके माथे पर हाथ रखा, बुखार चेक किया तो रात को हल्की सी हरारत जो महसूस हो रही थी, इस वक़्त इसका माथा बिल्कुल नॉर्मल था। बुखार तो उतर गया है मेरा, हया ने माविया को देखते हुए कहा। नहीं, मुझे लग रहा है बुखार दिमाग पर चढ़ गया है, जब भी अकेले में मुस्कुरा रही हो। माविया इसको छेड़ते हुए अपने करीब से आकर इस पर झुका। क्या कर रहे हो? हया ने इसके सीने पर दोनों हाथ रखते हुए कहा। तुम्हारा इलाज। माविया ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों से हटाकर बेड पर रखे और इसकी गर्दन पर झुका। माविया, ये मेरे एक बाबा का घर है, हया ने इस काम में मदाखलत करते हुए कहा। तो माविया ने हैरान होकर इसको देखा, जैसे इसकी बात नहीं समझी हो। मेरा मतलब है बाबा के घर में इस तरह रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं, मुझे शर्म आ रही है। हया ने अपनी लॉजिक बयान की, जिस पर माविया का खश खाकर रह गया। यानी मेरे डैड का घर कोई लवर पॉइंट है? माविया ने घूर कर इसको देखा, फिर दोबारा झुका। अभी तुम प्यार जता रहे हो, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुमने खबर भी नहीं ली। हया को एकदम शिकवा याद आया। कल के काम बहुत ज़रूरी थे जो निपटाने थे। याद तो तुम्हारी वफ़े-वफ़े से आती रही, जब ही तो खबर लेने आ गया रात को ही, मगर तुम ही मुझसे बेखबर होकर सो रही थी। वो उसका चेहरा चूमता हुआ वज़ाहत देने लगा। एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, अब तो गलती की पनिशमेंट मिलेगी। हया ने ज़ैन के स्टाइल में बोला, और अपनी सज़ा मैं खुद तजवीज़ करूँगा। वो उसके होठों को छूते हुए बोला। पुलिस वाले तुम बाहर हो, घर में सिर्फ़ मेरी चलेगी। हया ने इसके पीछे करते हुए बोला और खुद उठ बैठ गई। अब बिल्कुल ज़ुल्म नहीं करने दूँगा तुम्हें अपने ऊपर। ज़रा भी तरस नहीं आता तुम्हें अपने 2 टके के पुलिस वाले पर? माविया दोबारा हया को अपने ऊपर गिराता हुआ बोला। तुम तरस खाने वाली चीज़ हरगिज़ नहीं हो। हया ने आँखें सिकुड़ कर बोला। हया ने उठना चाहा, माविया ने अपने दोनों हाथ इसकी कमर पर बाँधकर इसकी कोशिश नाकाम बनाई। तरस नहीं खाओ, मगर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। माविया ने इसकी आँखों में देखते हुए अनोखी सी फ़रमाइश की। और वो यकीनन जनाब को कैसे आएगा? हया ने उबरोज खाकर पूछा। सिर्फ़ एक छोटी सी किस्त देने पर। माविया ने हया की कमर से हाथ हटाकर अपने होंठ पर उँगली रखते हुए कहा। इसकी बात सुनकर हया ब्लश हुई। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, हया ने घूर कर इसको देखते हुए कहा। और जब तक तुम ऐसा नहीं करोगी मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। मावी ने चैलेंज करते हुए इसको कहा और करवट लेकर वह हया के ऊपर झुक गया। मामा बाबा उठ गए होंगे, मुझे बाहर जाना है। हया ने फरार के रास्ते बंद देखे तो नज़रें झुकाकर बोला। पहले किस? माविया ने इसके होठों को देखते हुए कहा। माविया प्लीज़, हया ने रूहानी अंदाज में अपना कर बोला। हया प्लीज़, माविया ने इसकी स्टाइल में बोला। घर जाकर? हया ने कहा। नहीं, यहीं पर, माविया ने कहा। गाल पर? हया ने कहा। नहीं, होठों पर, माविया ने कहा। आंखें बंद करो, हया ने कहा। माविया ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। हया ने इसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर इसे पीछे किए और बेड पर लिटाया और खुद इस पर झुकी, अपनी दोनों उंगलियां माविया के होठों पर रखी। इतना आसान टास्क में भी नहीं, सरगोशी के अंदाज में कहती हुई उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। माविया ने इसको घूर कर देखा। दरवाजे के पास जाकर फ्लाइंग किस देती हुई बाहर चली गई। मेरी जान, तुम उठकर क्यों आ गई? बुखार कम हुआ? जैद ने इसके हॉल में आता देखकर बोला और खुद बुखार चेक करने लगा। बाबा, बुखार बिल्कुल ठीक हो गया है। मम्मा कहाँ है? जैन को जवाब देकर वो हूर को किचन में देखने लगी। आज तुम्हारी मम्मा अपने दामाद के लिए ख़ास नाश्ते की हिदायत नसीमा को दे रही थी। जैन के बताने पर हया और जैन दोनों हंस दिए। माविया भी रूम से निकलकर वहीं आ गया। आ जाओ भाई माविया, तुम भी यहीं हमारे पास बैठो, जैन ने माविया को देखकर कहा और वहीं सोफे पर बैठ गया। हया जैन के बराबर में बैठी हुई पाउट बनाकर इसे देखने लगी। माविया, क्या पसंद है तुम्हें नाश्ते में सबसे सबसे ज़्यादा? हूर किचन से निकल कर आई। माविया ने से पूछने लगी। आंटी, आप तकल्लुफ़ात में नहीं पड़े, जो सब खाएंगे मैं वही खा लूँगा।
इसकी सादतमंदी पर हया बेहोश होते-होते बची। अरे! ऐसे कैसे तकल्लुफ़ात में नहीं पड़े? भाई फर्स्ट टाइम तो तुम्हारे घर रुके हो, हमारे दामाद हो। और ऐसा करो आज तुम अपने हाथ के पराठे बनाकर खिलाओ माविया को। ज़ैन के शोशे छोड़ने पर जहाँ हूर ने घूर कर ज़ैन को देखा वहीं हया की हँसी निकल गई। ज़ैन को हूर के हाथ के पराठे बहुत पसंद थे मगर जितने ज़ायकेदार वो पराठे बनाती थी इतनी इसे कोफ्त पराठे बनाने में आती थी। इसलिए ज़ैन जब कभी फ़रमाइश करता तो एक पराठे के बाद आँखें दिखाती जबकि ज़ैन का एक पराठे में गुज़ारा नहीं होता था। नहीं अंकल आप आंटी पर सुबह-सुबह बर्डन नहीं डालें, पराठे वैसे भी हैवी हो जाएँगे। मावी ने हूर की शक्ल देखते हुए और हया की मुस्कुराहट से समझ गया बंदूक इसके कंधे पर रखे चलाई जा रही है, पराठा इसके सूसड़ ने खाना है। अरे नहीं बर्डन की क्या बात है, मैं बना देती हूँ। हूर ने दामाद को प्रोटोकॉल देते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, ये हुई ना बात हूर जो कल रात कीमा बनाया था वो भी गरम कर लेना। ज़ैन ने हूर को मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, वो ज़ैन को घूरते हुए किचन में चली गई। वैसे पराठे पसंद है ना तुम्हें? ज़ैन ने माविया से पूछा। मुझे लगता है आंटी को बनाना ज़्यादा पसंद नहीं। इसने ज़ैन को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे यार इतने दिनों बाद मुझे पराठे खाने का मौका मिला है, बेफ़िक्र रहो। अगर तुम्हें पसंद ना नहीं भी हुए तो गारंटी से कह सकता हूँ मेरी बेगम के हाथ के पराठे खाओगे तो अगली दफ़ा यहाँ आकर खुद फ़रमाइश करोगे। ज़ैन ने वसूख से कहा, आपकी तारीफ़ों से तो अब भूख लग जागने लगी है। मावी ने मुस्कुराते हुए कहा। हया को इस तरह ज़ैन और माविया का बातें करना बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुराती हुई वहाँ से उठकर किचन में आ गई। जहाँ हूर पराठे बनाने में मसरूफ़ थी। मम्मा मैं कुछ हेल्प करूँ? हया ने हूर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बस अपने बाबा को आँखों के ज़रिए कंट्रोल में रखना कि एक पराठे के अलावा दूसरे को हाथ भी ना लगाएँ, बाकी सब मैं कर लेती हूँ, तुम रेस्ट करो जाकर। हूर ने अपने चेहरे पर आई हुई लड्डों को पीछे करते हुए कहा और पराठे का पेड़ा बनाने लगी। इतनी सारी गाजरें क्यों मँगवाई हैं आपने? हया ने एक गाजर उठाकर खाते हुए बोला, सोचा था गाजर का हलवा बनाऊँगी लेकिन अब प्रोग्राम कैंसल। हूर ने पराठा बेलते हुए कहा, माविया को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। आंटी ने बताया था मुझे, आज मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ। हया की फरमाइश सुनकर हूर ने इसे घूर कर देखा। निकलो किचन से, तुम बीमार हो और तुम्हें कब आता है कुछ बनाना जो तुम गाजर का हलवा बनाओगी। उल्टा मेरा काम और बढ़ाएगी। बाहर से मंगवा लेंगे आज गाजर का हलवा। हूर ने हया को देखते हुए कहा, ओहो मम्मा आपको थोड़ी कह रही हूँ, आप पराठे बनाए मैंने नसीमा से हेल्प ले लेती हूँ थोड़ी बहुत। आ जाओ मैदान में नसीमा। हया ने नसीमा को अपने साथ लगाया। पराठे वाक़ई बहुत मज़ेदार थे। ज़ैन और माविया बातें करते-करते खा गए। पता ही नहीं चला मगर हूर की हालत पराठे बना-बना कर पतली हो गई थी। मम्मा जब से पराठे ही बनाई जा रही हैं। काफ़ी देर बाद हया ने हूर को कहा, हया पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया, दोनों रुक ही नहीं रहे। शाह तो मेरे घूरने का नोटिस ही नहीं ले रहे। मुझे फ़िक्र हो रही है इन दोनों के पेट में कोई जिन-विन तो नहीं आ बैठा हो। मैं 6 पराठे बना चुकी हूँ और दोनों अभी भी खाए जा रहे हैं। हूर ने घबराते हुए कहा, क्या आप 6 पराठे बना चुकी हैं? ओह गॉड! तो वो पुलिस वाले हैं। ख़ैर मगर ये तो बाबा को क्या हो गया है? हया ने हैरत से कहा, आप रूम में जाएँ मैं उन दोनों को देखती हूँ। हया को माँ पर तरस आया तो वो हूर को रूम में भेजकर डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पर गई। क्या हो गया आप दोनों को? ये कौन-सी इंसानों वाली बात होती है? 6 पराठे खा चुके हैं आप दोनों। हया ने सदमे से इन दोनों को बताया। 6 पराठे कौन खा सकता है भला? क्या हो गया है तुमको? मावी ने हया को हैरत से देखते हुए कहा, हया ठीक कह रही है तुम हम ठीक ही है रही है, हमने ही खाए होंगे। ज़ैन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मज़ाक कर रहे हैं अंकल? 6 पराठे? माविया को यकीन न आया। यही तो बात है मेरी बेगम के हाथों के पराठों की, खाते जाओ खाते तो पता ही नहीं चलता। ज़ैन ने मुस्कुराते हुए माविया को अभी भी यकीन नहीं आया। शाम के वक़्त हादी और सनम ज़ैन की तरफ हया से मिलने आए तो वहाँ पर माविया की मौजूदगी से हादी का मूड ऑफ हो गया। माविया ने भी इसे बर्दाश्त करना ही था। सब लोग डाइनिंग रूम में पहुँचे थे और भाई हया कब आई तुम? मैं के शादी के बाद तो लगता है अंकल आंटी को भूल ही गई हो या फिर आने की इजाज़त नहीं मिलती। हादी ने हया को मुखातिब करते हुए कहा और आखिरी जुमला बोलते हुए माविया को देखा। इतने गट्स तो खुद में मर्द में होने चाहिए कि वो प्यार और तवज्जो से बीवी को अपना पाबंद कर ले। इसे खुद मैके की याद ना आए। ख़ैर अब तुम सनम को भी हमारे पास आने की इजाज़त दे दो। शादी के बाद के दूसरे दिन ही तुमने साफ़ मना कर दिया था। वैसे भी हमने सनम को विदा किया, खुद से जुदा नहीं किया। हया के बोलने से पहले ही मावी ने हादी को इसकी बात का जवाब दिया। डाइनिंग रूम में एकदम खामोशी छा गई जिसे सनम की आवाज़ ने तोड़ा। भाई आप कब आए? सनम ने माविया को देखते हुए पूछा।
माविया तो कल रात में ही आए थे और फिर मम्मा पापा के इसरार पर यहीं पर रुक गए। हया ने मुस्कुराकर सनम को जवाब दिया तो सनम भी मुस्कुरा दी। वैसे ससुराल में दामाद का रुकना कुछ अजीब सा नहीं लगता? मतलब हादी कुछ और बोलता, जैन बोल पड़ा, माविया दामाद नहीं है, बेटा है हमारा, और ये घर नहीं ससुराल, ये घर नहीं ससुराल है इसका। जैन ने हादी को देखते हुए कहा। एक दफ़ा फिर कमरे में खामोशी छा गई। माविया का दिल चाह सामने बैठे शख्स को खूब पीटे, मगर अपनी बहन की वजह से अपने हाथ के साथ साथ जबान भी बंद करने पर मजबूर हो गया था। हया उठकर किचन में गई तो माविया की नज़र सनम के हाथ पर पड़ी। सनम, हाथ को क्या हुआ तुम्हारे? माविया ने सनम का हाथ देखते हुए इससे पूछा। कल नाश्ते में अंडा फ्राई करते हुए हाथ जल गया था, मगर ज़्यादा नहीं जला, अब तो ठीक हो गया है। सनम ने माविया को बताते के साथ मुतमईन भी करना चाहा। लगता है तुम्हारे यहाँ एक दिन की दुल्हन से काम करवाने का रिवाज है। ये बात दामाद के ससुराल रखने से ज़्यादा अजीब है वैसे। माविया ने हादी को देखकर जताने वाले अंदाज में कहा। इसमें कुछ अजीब नहीं है, वैसे सनम मेरे लिए अपनी खुशी से मेरी पसंद का नाश्ता बना रही थी तो इसका हाथ जल गया। वैसे वो मर्द भी बड़े खुशनसीब होते हैं जिनकी बीवियाँ इनको वैल्यू दें, अपने हाथ से कुछ बनाएं, वरना बहुत से मर्दों को तो इनकी बीवियाँ मुंह तक नहीं लगाती। अब हादी ने माविया को जताने वाले अंदाज में कहा, जिस पर माविया जद करके रह गया। जैन और हूर एक दूसरे को देखने लगे। सनम मुसलसल अपनी उंगलियां मोड़ रही थी। आज बहुत पछता रही थी हादी के साथ या आने पर। ये लीजिए हाजरीन और नाजरीन, गर्मा गर्म गाजर का हलवा नोश फरमाए। हया की चहकती हुई आवाज़ ने एक बार फिर कमरे की खामोशी को ख़त्म किया। वो ट्रॉली में गाजर के हलवे के साथ मुख्तलिफ किस्म के लौज़ुमात रखकर डाइनिंग रूम के अंदर दाखिल हुए। बेटा, नसीमा को लाने देती, तुम्हें क्या ज़रूरत थी? ज़ैन ने हया को देखते हुए कहा। क्यों लाने देती नसीमा को? मेहनत से मैंने बनाया गाजर का हलवा, तो सबको सर्व भी मैं ही करूँगी। लेकिन जिसके लिए इतनी मेहनत की है, पहले वो टेस्ट करके बताएगा कि कैसा बना है हलवा। हया ने माविया की तरफ बाउल बढ़ाते हुए कहा तो माविया ने हैरत से इसको देखा। ये आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारी पसंद को मद्देनजर रखकर। हया ने मुस्कुराकर माविया को देखा। माविया ने स्माइल देकर बाउल इसके हाथ से थाम लिया और हलवा टेस्ट किया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो हाथी, वो मर्द वाक़ई खुशनसीब होते हैं जिनकी बीवी इनको वैल्यू दें, और मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार हूँ, मेरी गिनती भी इन्हीं मर्दों में से है। माविया ने मुस्कुराते हुए हादी से कहा। हया, इससे ज़्यादा मज़ेदार हलवा मैंने आज तक नहीं खाया, थैंक यू। वैसे अंकल, मैं सुबह आपकी किस्मत पर रक्श कर रहा था। आंटी के हाथ में वाक़ई बहुत जायका है, मगर देख लें, मेरी बेगम भी कम नहीं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आप हया के हाथ का हलवा खाएँगे तो अगली बार खुद इससे फ़रमाइश करके मनवाएँगे। माविया ने मुस्कुराकर ज़ैन का सुबह वाला जुमला इसी को लौटाया, जिस पर ज़ैन हँस पड़ा। हया ने ज़ैन के बाद बारी-बारी सबको सर्व किया। भाभी, हलवा बहुत टेस्टी बनाया आपने। सैम ने हया की तारीफ करते हुए कहा, जो इसने खुशदिली से वसूल की और जाकर माविया के बराबर में बैठ गई। माविया ने आंखों में नरम तासुर लिए इसको देखा तो हया मुस्कुरा दी। हाँ हया, हलवा तो वाकई ज़बरदस्त बनाया है। वैसे बनाने का काम तो माविया भी बहुत अच्छा करता है, जैसे तस्वीरें। क्यों माविया? आदि ने मुस्कुराकर माविया को देखा, जिस पर माविया का जब्त करना मुश्किल हो गया, मगर वहाँ जैन और हूर की मौजूदगी ने इसे बेबस कर दिया, वरना वह आगे बढ़कर हाथी का मुंह जरूर तोड़ता। हाथी, तुम सनम के साथ पहली दफ़ा यहाँ आए हो तो अच्छा नहीं है कि तुम अच्छे मेहमानों की तरह यहाँ बिहेव करो। हया ने सीरियस अंदाज में हाथी को देखते हुए कहा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। हाथी ने मुस्कुरा कर कहा, मजाक को मजाक की तरह किया जाए तो अच्छा लगता है, आइंदा ख्याल रखना, वरना मैं ना ख्याल करूँगी ना लिहाज करूँगी। हया ने हाथी को तंबी करते हुए कहा। वैसे वाकई बीवी तो तुम बहुत अच्छी साबित हुई हो, हाथी ने हया को देखकर कहा। सनम भी बहुत अच्छी बीवी साबित होगी, इसका ख्याल रखा करो, और इससे जुड़े हुए दूसरे रिश्तों का भी। हया ने आदि को एक और दफ़ा पावर करवाया। कौन सी गुफ्तगू हो रही है? ये ऐसा क्या है किया है जो मैं नहीं जानता? जैन जो काफ़ी देर से चुप करके सबकी सुन रहा था, एकदम बोला। बाबा, अगर कोई ख़ास बात होती तो आपको ज़रूर बताती, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं। हया ने जैन को देखते हुए बोला, फिर माविया की तरफ देखा जो अभी भी अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। मेरे ख्याल में रात के डिनर का वक्त होने वाला है, मैं डिनर की तैयारी कर लूँ। सनम बेटा, आपको क्या पसंद है खाने में? सनम हूर ने मौजू चेंज करने के गर्ज से उठते हुए सनम से पूछा। हूर आंटी, आप तकल्लुफ़ ना करें, खाने का सनम ने कहा था कि हया को देखना है, इसलिए इसे ले आया, और आज हया को देख भी लिया। हादी ने उठते हुए सनम को भी उठने का इशारा किया। बैठ जाओ हादी, बेटा खाना खा कर जाना। जैन ने हादी को देखते हुए नरमी से कहा। फिर कभी सही अंकल, अपना घर है, खाने का क्या है, दोबारा आ जाएंगे, अभी इजाज़त दें। हादी जैन से हाथ मिलाते हुए रूम से बाहर निकल गया। हया, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, जैन ने हया के रूम में आते हुए कहा। माविया थोड़ी देर हुई थी स्मोकिंग के घर से बाहर निकला था, तभी जैन के हया के पास आया। जी बाबा, पूछिए, हया ने जैन को देखते हुए कहा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई बहुत ख़ास बात है जिससे मैं लाइल्म हूँ, और वो बात मेरे इल्म में होनी चाहिए। ऐसी क्या बात है हया? जैन ने हया से इस्तफ़ा किया। बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, हादी फजूल की हाँ कर गया है, इसकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लें आप।
ज़ैन ने हया ने ज़ैन को मुतमईन करना चाहा, "क्या माविया का रवैया तुम्हारे साथ ठीक है?" ज़ैन ने हया से पूछा, "आपको माविया का रवैया मेरे साथ कैसा फ़ील हुआ है बाबा? वो कल रात से यहाँ पर मौजूद है, मुझे देखने आया है, आप लोगों के सराहना पर यहाँ रुका है। आप तो इंसान को अच्छी तरह जज कर लेते, फिर ऐसे क्यों सोच रहे हैं?" हया रसानियत से ज़ैन को जवाब दिया, "फिर मैं हादी की बातों के क्या मायने अख़ज़ करूँ?" ज़ैन सोचते हुए कहने लगा, "बाबा इसकी बातें बेमायनी थी, आप मेरा यकीन रखें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आप इन बातों को लेकर माविया से बदगुमान हो गए। माविया मेरा शौहर है, आपकी बहुत इज़्ज़त करता है और मैं आपकी आँखों में भी इसके लिए वही अपनायत देखना चाहती हूँ जो आज हमेशा मैंने देखी है। हया ने ज़ैन को देखते हुए कहा, "मेरी प्रिंसेस खुश और मुतमईन है तो इसकी बाबा भी खुश और मुतमईन।" ज़ैन ने मुस्कुराकर हया का सर थपथपाया। जैन के जाने के बाद हया अपने बेडरूम में ही थी जब इसकी नज़र अपने ज्वेलरी बॉक्स पे पड़ी। ज्वेलरी बॉक्स में से इसने माविया का दिया हुआ पेंडेंट निकाल कर देखा जो इसने हया को बर्थडे पर गिफ्ट किया था। अब ये जब पहनना जब तुम्हें लगा कि तुमने माविया के दिल तक की रसाई हासिल कर ली। हया पेंडेंट गले में डालते हुए माविया के जुमले याद करने लगी। हया ने इस वक्त सोचा भी न था ये शख्स अभी इसके दिल तक रसाई हासिल कर सकता है। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ पर हया ने मुड़कर देखा। हया क्यों ना हम माविया जो इस रूम में कुछ कहने आया था अपना पैंडेंट पहना देकर वहीं रुक गया। इसके जुमले मुंह में ही रह गए। वो मुस्कुराता हुआ इसके पास आया। जन्म आज तो तुम बार बार हैरान करने पर तुली हो। माविया हया की कमर के गिर्द अपने हाथ हाइल करके इसकी गर्दन पर झुका। घर कब तक चलना है वो उसकी आंखों में देखकर पूछने लगा। शादी के बाद फर्स्ट टाइम बाबा मम्मा के आई हूँ तो हफ्ता 10 दिन तो रुकूंगी ना। हया ने माविया को देखते हुए कहा, थोड़ी देर में हम लोग वापस जा रहे हैं, अब आगे से कोई बात नहीं। माविया ने संजीदगी से इसको देखते हुए कहा, फिर तुम बाबा से बात कर लो, वो तो मुझे इसी इरादे से लाए हैं और अंकल ने भी खुशी खुशी इजाज़त दी है। हया ने अपनी हंसी हंसी दबाकर उसको सताने के गर्ज से कहा, घर चलो प्लीज़। माविया ने इल्तिजाई अंदाज में हया से कहा, ओके एक शर्त पे। माविया हया ने इसकी शर्ट के बटन को छेड़ते हुए अपनी शर्त बताई। हादी सनम को लेकर घर पहुंचे तो दोनों के दरमियान कोई खास बात नहीं हुई। रात के खाने से फारिग होकर हादी रूम में आया तो सनम आंखों पर हाथ रखे हुए लेटी थी। रूम की लाइट भी ऑफ थी। हादी ने बराबर लेटते हुए लैंप ऑन किया। सो तो नहीं रही हो तुम, इसका मुझे अंदाज़ा है। हादी ने इसका हाथ अपने आंखों से हटाते हुए कहा, अंदाज़ा तो आपको सारी बातों का होता है हादी, मगर फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी बातें किसी इंसान को कितना हर्ट कर रही हैं। सनम आंखें खोलकर उठकर बैठी और उससे शिकवा किया, हर्ट नहीं होगा तुम्हारा भाई जो दूसरों का दिल दुखाना जानते हैं, जब कोई इनका दिल दुखाए तो वो हर्ट नहीं होते बल्कि अंदर ही अंदर जलते हैं और ये जलन मुझे काफ़ी मज़ा दे रही थी इस वक्त। हादी ने सनम को देखते हुए कहा, मैं भाई की बात नहीं कर रही हूँ हादी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपकी बातें मुझे हर्ट करती हैं। सनम शिकवा भरी नज़रों से हादी को देखते हुए कहने लगी, क्यों ऐसा क्या कह दिया मैंने तुम्हारे भाई को जो तुम हर्ट होना शुरू हो गई? इसने तो मेरी बातों को बकवास समझकर एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया होगा और तुम यहाँ शोक मनाने बैठी हो। सनम चेंज करो अपनी आदत को, इस तरह छोटी-छोटी और बेज़र बातों को दिल से लगाओगी तो अपना नुकसान करोगी। हादी ने सनम को समझाते हुए कहा, होती होंगी कुछ ऐसी बातें जो एक कान से दूसरे कान से निकाल दी जाएँ, मगर कभी-कभी कुछ बातें यहाँ लगती हैं और फिर वो कभी भी दिल से नहीं निकलती। सनम ने उँगली से दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, "स सोने का मूड है या आज रात ऐसे ही मातम करना है बैठकर?" हादी ने संजीदगी से सनम से पूछा, "आखिर ऐसी क्या वजह है जो आप दोनों एक-दूसरे को पसंद नहीं करते?" सनम ने नम आँखों लिए हुए हादी से सवाल किया, "मुझे तुम्हारे भाई की शक्ल पसंद नहीं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसे मेरी शक्ल पसंद नहीं। सुन ली वजह, आप खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो।" हादी लैंप बंद करता हुआ लेट गया और सनम अंधेरे में वैसी काफ़ी देर बैठी रही। घर आए हुए इसे 2 घंटे हो गए थे, मगर जब से वो नीचे हॉल में सोफ़े पे नींदराज स्क्रीन पर नज़र जमाए सिगरेट के गश्त लगाने में मसरूफ़ था। हया इसके साथ इसी शर्त पर वापस आई थी कि जब तक वो इसे खुद कमरे में आने के लिए नहीं कहेगी, वो रूम में नहीं आएगा। स्क्रीन पर नज़र जमाए हुए कोई एक्शन मूवी बड़ी बेदिली से देख रहा था। जब वो थोड़ी देर बाद हया को मैसेज करता तो हया 10 मिनट वेट टाइप कर देती। पता नहीं अब ये शेरनी क्या करने का इरादा रखती है। अभी माविया यही सोच रहा था कि खिज़र फ़ौत सोफ़े पर आकर बैठा तो वो सीधा होकर बैठ गया और सिगरेट एस्ट्रे में मसली। ये इसकी आदत में शामिल थे कि वो खिज़र और नाइमा के सामने स्मोकिंग नहीं करता था। खिज़र ने टेबल पर रखा हुआ रिमोट उठाया और क्रिकेट मैच लगाया। इस दिन के बाद से वो माविया से बात नहीं कर रहा था, मगर ये पहली दफ़ा था कि माविया ने इसे खुद जानबूझकर मुखातिब करता था, मगर वो ज़रूरी बात का जवाब हूँ हाँ में ही देता था। ये भी पहली दफ़ा हुआ था कि माविया को पहली दफ़ा खिज़र की नाराज़गी पूरी तरह खली। बहुत बुरी परफ़ॉर्मेंस है इन लोगों की, मुझे नहीं लगता कि इनसे कुछ हो पाएगा। माविया ने मैच देखते हुए तबसरा किया और जवाब का इंतज़ार करने लगा, मगर दूसरी तरफ खामोशी थी।
तो आप कभी भी बात नहीं करेंगे मुझसे? माविया ने खज़र की खामोशी का नोटिस लेते हुए पूछा। क्या फ़र्क तब पड़ता है तुम्हें इससे? खज़र ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए माविया को बोला। फ़र्क नहीं पड़ता तो पहल क्यों करता? ओके सॉरी, बस अब मुँह ठीक कर लें अपना। माविया ने पहल करते हुए कहा, जो कि इसकी आदत के खिलाफ था। आँखों और लहजे में तो तुम्हारी पेशेमानी नहीं, मगर फिर भी तुमने सॉरी कहा है। अपने बाप को बाप समझा। आइंदा से कभी ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरा सर झुके, और अपना स्टाइल के दुरुस्त करो। हया बीवी है तुम्हारी, कोई मुजरिम या गुलाम नहीं। खज़ा ने इसको समझाते हुए कहा। जी डैड, मावी ने कहा। वही मोबाइल पर हया का मैसेज आया। चलो सुबह उठना होगा तुम्हें, बेडरूम में जाओ अपने। खज़ा ने वॉल्यूम बढ़ाते हुए कहा, मतलब साफ था वो अब क्रिकेट देखना चाहता है खामोशी से। गुड नाइट डैड। मावी खज़र को कहता हुआ उठा, जिस पर खज़र ने इसका सर हिलाकर जवाब दिया और मैच देखने लगा। मावी सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने रूम में पहुंचा। बेडरूम का दरवाज़ा खुला तो सामने देखा, एकदम रुका और उसकी आंखों में हैरत का अंसर उभरा। बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए वो कदम बढ़ाता हुआ बेड के करीब हया के पास आया, जो कि बेड पर इसके दिलाए हुए ब्राइडल ड्रेस में घूंघट निकाले बैठी थी। मावी ने इसके चेहरे पर पड़ा हुआ दुपट्टा ऊपर सरकाया तो हया का हसीन चेहरा इसकी नज़र के सामने आया। इससे ज़्यादा हसीन कोई और सरप्राइज हो ही नहीं सकता। मावी ने स्माइल देकर इसके माथे की बिंदिया सेट करते हुए कहा, मैंने सोचा तुम्हें कुछ शिकवा ना रह जाए। दूसरों को दूल्हा दुल्हन बने देकर तुम सारी ज़िंदगी अपनी वेडिंग नाइट याद करके चलते सड़ते रहो और मुझे ताने देते रहो, जबकि ताना देना और शिकवा शिकायत का डिपार्टमेंट मेरा है। हया ने इसको एक अदालत से पावर करवाया, जिसे मावी ने मुस्कुराकर अपना सर खम करके तस्लीम किया। अब मावी ने लू देती निगाहों से इसके आगे का प्रोग्राम पूछा। मेरी मुंह दिखाए। हया ने इसके सामने अपनी हथेली फैलाकर कहा तो माविया हंस लिया और इसकी हथेली पर अपने होंठ रखे। आज भी किसी सूरत बख्शना नहीं है मुझे। वो उठकर वार्डरोब की तरफ गया और खूबसूरत सा ब्रेसलेट लेकर हया के पास आया और हया की नाजुक कलाई में वो ब्रेसलेट पहना दिया। चेहरे पे आई हुई मुस्कुराहट दबाकर हया को देखने लगा। अब माविया ने दोबारा पूछा, तुम्हारे ड्रॉस में ब्रेसलेट्स के साथ एक नेकलेस भी रखा है, वो कब दोगे मुझे? हया ने मासूमी से इसको देखते हुए पूछा। इट्स नॉट फेयर, यानी तुम मेरे पीछे मेरे वार्डरोब की तलाशी लेती हो? मावी ने हया को घूर कर देखा। तुम भूल रहे हो मैं एक पुलिस वाले की बीवी हूँ, इसलिए तलाशी लेने की शिकायत तुम नहीं कर सकते। और वैसे भी हर अक्लमंद बीवी का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने शौहर की हरकतों पे और उसके करतूतों पर नज़र रखे। वैसे तुम वो नेकलेस मेरे लिए ही लाए हो ना? आखिर में हया ने शक्की नज़रों से देखते हुए मावी से सवाल किया, जिस पर वो ज़ोर से कहकमा मारकर हँसा। नहीं, वो नेकलेस मैं नैना के लिए लाया हूँ। खुद आज सारा दिन मुझे सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ देती रही और मेरे सरप्राइज़ से गिफ्ट तक को फ़ौरन पहुँच गए। मावी ने मसनूई घूरी से इसकी तरफ देखते हुए कहा तो हया मुस्कुरा दी। घूंघट उठा दिया, मुँह दिखाई भी दे दी। मावी ने इसके हाथ पर किस करते हुए दोबारा सवाल किया, अब तुम मेरी तारीफ़ करो, पूरे 2 घंटे लगाकर इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए सजी-सवरी हूँ। हया ने आखिर में इसको जताना नहीं भूला। ओह! ये मैं कैसे भूल गया, ये तो हर शौहर का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी बीवी की तारीफ़ करे। मावी ने हैरत का इज़हार करते हुए कहा, तुम दुनिया की वो लड़की हो जिसने पहली नज़र में माविया मुराद का दिल चुराने का जुर्म किया है। माविया मुराद के हवासों पे सवार होकर इसे अपना असीर कर लिया है। हूर बेशक तुम्हारी मम्मा का नाम है, मगर तुम मेरे लिए किसी हूर से कम नहीं। आज मुझे यकीन हो गया है मेरे किसी अमल से अल्लाह पाक मुझसे बहुत खुश है, जो इसने हूर मुझे दुनिया में ही अता कर दी। नई ज़िंदगी की शुरुआत से पहले मैं अब तक की अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी माँगता हूँ, जिसकी वजह से मुझसे हर्ट हुई हो। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम कभी भी मुझे मेरी गलतियाँ ना गिनवाओ। माविया हया का खाता में आहिस्ता-आहिस्ता से घुले जा रहा था और हया लबों पर मुस्कुराहट लाए इसकी बातें सुन रही थी। घूंघट उठाने के बाद मुँह दिखाई भी दे दी और तारीफ़ भी हो गई। मावी ने हया का दुपट्टा उतार कर एक साइड पर रखा और उसको उलटाकर इस पर झुकते हुए पूछा, अब बारी है मेरी चंद मासूम सी शर्तें मानने की। हया ने मुस्कुराकर आंखें चमकते हुए कहा, शर्तें बेबी, ऐसा कुछ नहीं करते इस दिन। मावी ने इसको समझाते हुए कहा, दूसरे लोग नहीं करते मगर हम करेंगे और तुम मेरी सारी शर्त मानोगे। हया ने शहादत की उंगली दिखाते हुए कहा, ओके। मावी ने इसकी उंगली पर किस करते हुए कहा और उंगलियों से इसके रिंग्स उतारने लगा। महीने में 2 दफ़ा मुझे शॉपिंग कराया करोगे? हया ने सीरियस होकर अपनी पहली शर्त बताई। महीने में 2 दफ़ा लेडीज़ शॉपिंग मेरी पुलिस की तनख्वाह में? चलो मंज़ूर है। मावी ने इसकी शर्त को कबूल किया और उसके कानों से इयररिंग्स उतारे। अब साजदा के हाथ का खाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं और आंटी से कहते हुए अजीब-सा लगता है, इसलिए सैटरडे और संडे को खाना तो तुम बनाया करोगे। हया ने अपनी दूसरी शर्त बताई, जिस पर मावी ने इसको घूर कर देखा। बाहर लोग मुझसे मेरे गुस्से से डरते हैं और घर में तुम मुझसे खाना बनवाने की बात कर रही हो। मावी ने सीरियस अंदाज अपनाते हुए कहा, तुम्हें शर्त मंजूर है या नहीं? हया ने भी सीरियस अंदाज अपनाते हुए पूछा, चलो कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लेंगे, मंजूर है।
माविया ने इसके हम माथे पर सजी हुई बिंदिया उतारते हुए बोला, अब हर 15 दिन बाद मैं 2 दिन के लिए मम्मा बाबा के पास रुकने जाऊंगी, मंजूर है? हया न बोलने के साथ ये अपनी चूड़ियां वाले हाथ आगे किए। बेबी, ये तो तुम आहिस्ता आहिस्ता फैल रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस सुबह जाना और शाम में वापसी। माविया इसके हाथों की चूड़ियां उतारते हुए बोला, यानी तुम मुझे मेरे मामा बाबा के पास रुकने नहीं दोगे? हया ने उबरू चाकर पूछा। बेबी, फिर मैं घर पे क्या करूंगा? चलो तुम्हारे साथ मैं भी रुक जाया करूंगा। डन हो गया ये भी। भाभी ने हल्का सा उठाकर इसके गले से नेकलेस उतारते हुए कहा, वापस इसे लिटाकर इसके ऊपर झुका। अब आज से 10 साल बाद अगर मैं मोटी हो भी जाऊं तो तब भी मेरी तारीफ किया करोगे। हया की बात सुनकर वो जोर से हंसा। तब सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे पूरे दीवान लिखूंगा तुम्हारे वजन के हिसाब से। मावी ने झूमर उतारकर साइड पर रखते हुए कहा, अब सारी जिंदगी मुझे प्यार करना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह। हया ने नजर झुकाकर इसकी शर्ट पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा। माविया ने मुस्कुराकर अपने होठ हया के माथे पर रखे। नहीं, ये शर्त अब तुम पर आयद होती, क्योंकि मेरे प्यार में और शिद्दतों में दिन बदन इजाफा होगा और वो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? माविया ने हया का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर पूछा। मंजूर है, हया ने नजर झुकाकर आहिस्ता से बोला। घूंघट भी उठा दिया, मुंह दिखाई भी दे दी, तारीफ भी हो गई और शर्तें भी मान ली। अब माविया ने अपनी उंगली हया की ठोड़ी पर रखकर इसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा। अब हया ने आहिस्ता से मुड़कर मजीद अपना चेहरा नीचे कर लिया और आंखें बंद कर ली। तमाम सबूतों और इकरार जुर्म को मद्देनजर रखते हुए हया मुराद पर यह जुर्म आयद होता है कि इसने अपने शौहर माविया मुराद को अपने इश्क में दीवाना बना दिया है। लिहाजा हया मुराद का शौहर इस पर दफ़ा 143 लगाते हुए इसे सारी रात जगाने और अपनी मोहब्बत इस पर निछावर करने की सज़ा सुनाता है। मुआविया के बड़े स्टाइल से बोलने पर हया ने एकदम मुस्कुरा दी। सनम की आँख खुली तो घड़ी सुबह के 10 बजा रही थी। इसका ज़हन अभी भी सुन रहा था। वो रात काफ़ी देर तक जागती रही और रोने के बाद इसके सर अभी भी दर्द कर रहा था। हाथी अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। सनम फ्रेश होकर रूम से बाहर आई। आओ सनम, उठ गई हो सोकर? सनम को देखकर फिज़ा ने पूछा। जी आंटी, हाथी और अंकल नज़र नहीं आ रहे? सनम ने चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूछा। दोनों ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। तुम बैठो, तुम्हारे लिए नाश्ते का कहकर आती हूँ। फिज़ा किचन की तरफ जाने लगी। कैसी हो फिज़ा? बहुत बहुत मुबारक हो, हादी की शादी कर दी तुमने। हॉल के दरवाजे से फिज़ा की दोस्त शहनाज नमूदार हुई, जो कि बाहर मुड़ जाने की वजह से शादी अटेंड नहीं कर सकी थी। अरे शहनाज, कैसी हो तुम? कब आई जर्मनी से? तुम्हें सनम से मिलवाती हूँ। फिज़ा ने शहनाज से मिलते हुए खुशदिली से कहा। पहले ये बताओ, हया कहाँ है? आखिर बना ही लिया इसको भाऊ। हादी तो बहुत खुश होगा हया से शादी करके, पसंद जो करता था। मुझे बहुत खुशी हुई मिसेस अंसार ने जब हादी की शादी का बताया। शादी अटेंड नहीं कर सकी, इस बात का मुझे बड़ा दुख है। शहनाज अपनी धुन में ही बोले जा रही थी, जबकि फिजा ने एक नज़र सनम को देखा, जो जर्द पड़ती रंगत के साथ अपने पास रखी चेयर को मजबूती से थामे हुए थी। शहनाज, तुम बैठो प्लीज़, मैं अभी आती हूँ, फिजा ने मुस्कुरा कर कहा। सनम, तुम यहाँ आओ प्लीज़। शहनाज को बैठा देखकर फिजा सनम के पास आई। सनम ने बहुत बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। ऐसा कुछ नहीं है सनम, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। फिजा ने इसे सनम की कैफियत देखते हुए इसे वजाहत देनी चाहिए। आंटी, आपकी फ्रेंड आपको वेट कर रही है, प्लीज़ आप इन्हें टाइम टाइम दें। सनम फ़िज़ा से कहते हुए अपने रूम में चली गई। फ़िज़ा तासुब से सर हिलाते हुए शहनाज के पास आई। इसे सोचा शहनाज के जाने के बाद हादी के आने से पहले वो सनम की गलतफहमी को दूर कर देगी। अभी शायद सनम अकेला रहना चाहती हो। थोड़ी देर बाद शहनाज के पास वो भी गायब दिमागी में बैठी बातें करती रही। उसका सारा ध्यान सनम की तरफ था। शहनाज के जाने के बाद वो फ़ौरन सनम के पास बेडरूम में आई तो सनम बेडरूम में मौजूद नहीं थी। पूरे घर में सनम की तलाश करने के बाद जब सनम फ़िज़ा को ना मिली तो वो घबरा गई और बाहर गेट पर चौकीदार से मालूम हुआ कि वो ड्राइवर के साथ अपने घर चली गई है। फ़िज़ा सर पकड़कर बैठ गई। इसने हाथी को कॉल मिलाई तो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। फिर फ़िज़ा ने सनम का नंबर ट्राई किया, मगर दूसरी तरफ इसका नंबर ऑफ था। जॉगिंग करके वो अपने बेडरूम में आया तो हया को गहरी नींद में सोते हुए पाया। इसके करीब आकर मावी ने झुककर इसके माथे पर अपने होंठ रखे तो वो हल्का सा कसमसाई। मावी इसके नींद खराब होने के ख्याल से पीछे हुआ। वो चंद घंटों पहले ही सोई थी। पूरी रात इसे मावी ने अपनी मोहब्बत की बरसात में भिगोए रखा और अपनी तमाम शिद्दत इस पर लुटाकर इसे अच्छी तरह समझाया कि वो इन 2 महीनों में से कितना तड़पा चुकी है। यूनिफॉर्म पहनकर वो रूम से निकला तो नाश्ते की टेबल पर पहुंचे तो वहाँ नाइमा और खिजर मोहम मौजूद थे। हया कहाँ रह गई है
मायमा ने सनिया की तरफ देखते हुए माविया से पूछा। वो लेट उठेगी मॉम, माविया ने जूस का सिप लेते हुए पूछा। तबीयत ठीक है इसकी? खिज़र ने माविया से पूछा। जी डैड तबीयत ठीक है, माविया ने नाश्ता करते हुए कहा। नाश्ते से फारिग होकर वो पुलिस स्टेशन जाने के खर्च से अपनी कार की तरफ बढ़ा तो सनम को दूसरी गाड़ी से बाहर निकलते देखा। माविया इसके पास आया। सनम सब खैरियत है, तुम ठीक हो? माविया इसका चेहरा देखते हुए पूछा, जो कि इसे सब कुछ ठीक होने की निशानदेही नहीं दे रहा था। भाई, इससे आगे सनम से कुछ नहीं बोला गया। सबर का पैमाना लबरेज हुआ और आंसुओं का तूफान जो कि कब से थमा हुआ था एकदम माविया को देखकर उमड़ आया। माविया के सीने पर सर रखा वो बुरी तरह रोने लगी। गुड़िया क्या हुआ? यहाँ देखो, मेरी तरफ मुझे बताओ। माविया के पूछने पर सनम के रोने में शिद्दत आई। मैं छोड़ूंगा नहीं इस हादी को, माविया ने गुस्से में कहा तो सनम बेसाख्ता बोल उठी। भाई प्लीज, आप हादी को कुछ नहीं कहेंगे, आपको मेरी कसम है। सनम ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, क्या किया इसने तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, डरने की जरूरत नहीं है। माविया ने संजीदगी से सनम से सवाल किया। कुछ नहीं किया उन्होंने, और ना ही मुझे कुछ कहा है। मेरा दिल घबरा रहा था तो इसलिए आ गए, लेकिन अगर आप हादी से बात करने का इरादा रखते तो मैं वापस चली जाऊंगी। सनम ने नॉर्मल होते हुए माविया से कहा। ओके, चेहरा साफ करो, मॉम डैड के पास जाओ, मैं शाम में आकर बात करता हूँ। माविया ने इसको रुमाल पकड़ाया, जिसे सनम चेहरा साफ करते हुए अंदर चली गई। हया सोकर उठी तो घड़ी में टाइम देखा तो दिन के 12 बज रहे थे। उफ, इतनी देर सोती रह गई। अंगड़ाई लेते हुए अपने हाथ में मौजूद ब्रेसलेट पर नजर पड़ी तो बहुत सारे खूबसूरत रंग इसके चेहरे पे बिखर गए। शावर लेने के बाद सीढ़ियां उतरते हुए नीचे लॉन में पहुंची तो सामने सोफे पे बैठे सनम को देखा। अरे सनम, तुम कब आई? हया मुस्कुराते हुए सनम से मिलने के लिए इसकी तरफ बढ़ी, मगर सनम के चेहरे के सर तासुरात ने इसके कदम वहीं रोक दिए। सब ठीक है, मेरा मतलब है तुम ठीक हो? वह हया को ही देखी जा रही थी। हया को कुछ नहीं समझ में आया तो इसकी खैरियत मालूम की। कुछ ठीक नहीं है और ना ही हो सकता है आपके होते हुए। सनम ने हया को देखते हुए कहा और वहां से चली गई। हया हैरान होकर इसको अपने रूम की तरफ जाता हुआ देखती रही। हादी का दिन ऑफिस में काफ़ी बिजी गुजरा। मीटिंग की वजह से वो फिज़ा की कॉल अटेंड नहीं कर पाया। इसने सोचा घर जाकर फिज़ा से बात करेगा। दिमाग फटक कर सनम की तरफ किया तो इसे अपने कल के रवैये पर अफसोस हुआ। इसने सोचा सनम को भी मना लेगा, इसकी आंखों में अपने लिए नाराज़गी नहीं देख सकता था। यही सोचते हुए इसने गाड़ी पार्क की। गाड़ी से उतरकर घर के अंदर दाखिल हुआ। कैसी है मम्मा आप? हादी ने घर के अंदर दाखिल तो होते हुए सामने सोफे पे बैठी फिज़ा को देखकर पूछा। कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे तो मैंने कितनी दफ़ा ट्राई किया। फिज़ा ने हाथी को देखकर शिकवा किया। बस मीटिंग में बिजी था। सब खैरियत है ना? फिज़ा के बराबर में बैठे हुए हादी ने पूछा। खैरियत होती तो फिर इतनी दफ़ा कॉल क्यों करती? फिज़ा ने परेशानी से कहा। और सुबह शहनाज के आने का सारा वाकया हादी को सुनाया सुनाया हादी जो आराम से सोफे में बैठा हुआ था फिजा की बात सुनकर परेशान हो गया। आपने सनम को क्यों जाने दिया ममा? हादी ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा और सनम का नंबर मिलाने लगा। बता तो रही हूँ, मुझे इसके जाने का कुछ पता ही नहीं चला। हादी प्लीज इसको मना कर ले आओ, इसकी गलतफहमी दूर कर दो। फिजा ने परेशानी से हादी को देखते हुए कहा। अच्छा परेशान नहीं हूँ, मैं इसको लेने जाता हूँ। हादी ने अपना मोबाइल पॉकेट में रखा और गाड़ी की कीज उठाकर सनम को लेने चला गया। कैसी हो? हाँ, हया टेरेस पे गिर थामे खड़ी थी। मावी ने इसके दोनों हाथों पर अपने हाथ रखकर कान में सरगोशी की। वो इसी वक्त घर लौटा था। ठीक हूँ, तुम कब आए? हया ने मुड़कर माविया को देखते हुए पूछा। ठीक हूँ, मगर मुझे लग नहीं रहा। क्या हुआ है तुम्हें? मावी ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामे हुए पूछा। कल रात वो खुश थी अपनी आमदगी से, इसने अपने आप माविया को सौंपा था। घर आने पर वो एक्सेप्ट कर रहा था। इसी तरह खुशबाज चेहरे लिए इसका इंतजार कर रही होगी। मगर इसके बरक्स हया का बुझा हुआ चेहरा देखकर इसे लगा कोई बात ज़रूर होगी। नहीं, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अब के हया नहीं नहीं मुस्कुराकर इसको देखते हुए कहा। क्योंकि मैं अपनी शेरनी का चेहरा देखकर इसके मूड के बारे में अच्छी तरह जान सकता हूँ। अब बताओ क्या हुआ है? मावी ने इसकी आंखों में झांकते हुए दोबारा सवाल किया। सनम आई हुई है, मैं इसके पास 2 दफ़ा गई मगर इसने वैसी बात नहीं की जैसे वो करती है। शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। हया ने माविया को देखते हुए बताया, फिर खुद इसके बाद ना करने की वजह भी बयान कर दी। माविया ने मुस्कुराकर इसके गाल थपथपाए। इसकी वजह से परेशान अफसुर्दा मत हो बेबी। सुबह जब वो आई थी तो कुछ अपसेट लग रही थी, इसलिए तुम अब बात वगैरह नहीं होगी। तुम ज़्यादा फ़ील नहीं करो। वो शुरू से थोड़ी रिज़र्व नेचर की है, इसलिए तुमसे शेयर नहीं किया होगा। मैं देख लेता हूँ उसको। ये बताओ मॉम डैड कहाँ हैं? मावी ने रूम में आकर चेयर पर बैठते हुए हया से पूछा। आंटी अंकल डिनर पर गए हैं अपने किसी फ्रेंड के घर। कहूँ तो साजा से खाने का कहूँ? हया ने घड़ी में टाइम देखते हुए मावी से पूछा। हाँ, खाने का कह दो, जब तक मैं सनम से बात कर कर आता हूँ और खाने के बाद मैं स्वीट डिश अपनी मर्ज़ी की लूँगा। वो हया को मैंने ख़याली से देखते हुए बोला तो बया हया ब्रश खा के इसको घूरते हुए रूम से निकल गई।
यहाँ अकेले क्यों बैठी हो गुड़िया? माविया लॉन्च में चेयर पर बैठी हुई सनम के पास आकर बोला। वैसे ही बैठी हूँ भाई, आप कब आए? सनम ने अफसर्दी दूर करते हुए माविया को देखते हुए पूछा। तुम्हें मालूम है सनम, मैं हादी से तुम्हारी शादी क्यों नहीं करवाना चाहता था? माविया ने दूसरी चेयर पर बैठते हुए पूछा तो सनम ने कुछ बोले बिना माविया को देखा, जिसे वो जानना चाहती हो। क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी नाजुक सी मासूम दिल रखने वाली बहन का शौहर ऐसा हो जो इसे फूलों की तरह रखे, और मुझे हादी से इसकी उम्मीद नहीं थी। माविया बोलकर चुप हो गया। तुम्हें मालूम है मैं इस रिश्ते पर बाद में जो राज़ी क्यों हुआ, वो वजह तुम्हारा और हादी का पहले से निकाह नहीं थी। माविया की बात पर सनम ने नज़रें नीचे झुकाई। बल्कि मैं हादी से तुम्हारे रिश्ते पर सिर्फ इसलिए राज़ी हुआ क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में हादी के लिए मोहब्बत देखी। सनम, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें मैं हर वक्त खुश देखना चाहता हूँ। यही वजह थी कि मैं हादी के रिश्ते के लिए राज़ी हुआ। अब तुम मुझे बताओ, ऐसी क्या बात है जिस पर तुम खुश नहीं हो? ये मत कहना कि कोई बात नहीं है, तुम्हारी आंखें सुबह ही कहानी आया कर चुकी है। तुम नाराज़ होकर आई हो आदि से, मगर तुम्हारे मना करने पर मैं इसके पास नहीं गया। अब तुम बताओ क्या हुआ है? माविया ने सनम का हाथ थामते हुए उससे पूछा तो सनम की आंखों में आंसू आ गए। भाई आदि, अभी सनम ने बोला ही था, दूर से हादी की गाड़ी गेट से अंदर आती हुई दिखाई दी। गाड़ी से उतरकर हादी इन दोनों के पास आया तो सनम और माविया इसको देखकर खड़े हो गए। इस तरह बताए बगैर घर से आने का मकसद? हादी ने सनम की तरफ देखते हुए कहा। आंटी को मालूम है, इनसे पूछ लिएगा। सनम ने नजरें मिलाए बगैर हादी से कहा और लॉन से जाने लगी। हादी ने इसको जाता देखा, इसका हाथ पकड़ा। माविया चुप करके इन दोनों को देख रहा था। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, तुम मेरी बात सुनो। हादी ने इसको देखते हुए संजीदगी से कहा। मुझे आपसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। सनम ने हाथ उड़ाकर जाना चाहा। तुम ऐसे नहीं जा सकती सनम। हादी ने सख्ती से इसका हाथ दोबारा पकड़ा तो माविया ने अब की बार हादी का हाथ पकड़ा। जब वो तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम इसे ज़बरदस्ती नहीं करो। माविया ने हादी को देखते हुए तहम्मुल से कहा। मैं सनम से बात कर रहा हूँ, बीवी है वो मेरी। हादी ने माविया को जताते हुए कहा। और मैं सनम की बात कर रहा हूँ, वो बहन है मेरी। माविया ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। क्या हो गया तुम दोनों को? ये कौन सा तरीका है बात करने का? हया जो लॉन में माविया और सनम को खाने के लिए बुलाने आई थी, इसने माविया और हादी को एक दूसरे के बिल देखा और सनम को सर झुकाए हुए एक तरफ खड़ा देखा तो वो आकर बोली। अपने शौहर से कहो आइंदा मेरे और मेरी बीवी के बीच में वो ना आए। हादी ने हया को देखते हुए कहा। आप इनसे क्या बात कर रहे हैं? मैं खुद आपसे बात नहीं करना चाहती तो इतना हंगामा क्यों? प्लीज़ आप जाएं यहाँ से। सनम ने आंसू साफ करते हुए कहा और खुद कमरे घर के अंदर चली गई। हादी लंबी कर वहां से जाने लगा। हादी, मेरी बात सुनो, आखिर हुआ क्या है? हया ने इसको रोकते हुए पूछा। तुम्हारे शौहर को सब पता होगा, इससे पूछो। हादी हया से कहता हुआ गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। अंदर चलो हया। मावी ने हया को कहा और खुद भी अंदर चला गया। बहुत मुश्किल से वो सनम को बहलाकर खाने की टेबल पर लाया और खाना खिलाया, फिर वो अपने रूम में चली गई। खिज़र और नाइमा भी वापस आ चुके थे। हया थोड़ी देर नाइमा के साथ बैठ गई। नाइमा से बातें करके वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने बेड के करम से टेक लगाकर स्मगल करने में आई तो तुम माविया के बेड के ग्राउंड से टेक लगाकर स्मोकिंग करने में मसरूफ़ थी। हर वक्त इसको मुंह मत लगाया करो। हया ने इसके होठों पर दबी हुई सिगरेट निकालकर इस ट्रे में मस ली। तो फिर तुम्हें बेडरूम में मौजूद होना चाहिए। बंदे कुछ ना कुछ तो मुंह लगाएगा ना। माविया ने हया को खींचकर अपने ऊपर गिराया, उसके होठों को होठों से छूते हुए बोला। हटो, चेंज करने दो। हया ने माविया को हटाते हुए कहा। सुनो, वही इस दिन वाली नाइटी पहन लो। माविया अपनी जगह पर लेटा हुआ आंखों में शरारत लिए हुए बोला, जिस पर इसे हया ने घूर कर देखा। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, आज चुप करके लेटे रहो। हया ड्रेसिंग रूम में जाने लगी। बेबी का रात का टाइम ही मेरी फ्री होने का टाइम है, इसे नखरे दिखाए बगैर नाइटी पहन कर आओ। माविया की आंखों में शरारत का अंसा साफ नुमाया था। हया अपना तमीज़ वाला नाइट ड्रेस पहनकर बेडरूम में आई और मुस्कुराहट दबाकर चुप करके बेड पर लेट गई। माविया ने इसको देखा, अपनी तरफ खींचकर इस पर झुका। पता है ना पुलिस वाले से पंगा कितना महंगा पड़ सकता है। पुलिस वाले की बात न मानकर जो गलती तुमने की है, अब इसकी सज़ा भुगतने के लिए आप तैयार हो जाओ। वो कहते हुए हया की गर्दन पर झुका। चंद सेकंड गुजरते के माविया के मोबाइल पर कॉल आने लगी। माविया ने उठकर कॉल रिसीव की। थोड़ी देर पहले चेहरे पर छाई हुई शौकी संजीदगी में बदल गई। ओके सर, मैं टीम रेडी करता हूँ, 1 घंटे के अंदर हम इसके घर होंगे। माविया मोबाइल के एक तरफ रखकर वार्डरोब से अपना यूनिफॉर्म निकालने लगा। किसका फ़ोन था? यूनिफॉर्म क्यों निकाल रहे हो तुम? हया ने बेड से उठते हुए पूछा। ड्यूटी है जानम, समझो आज रात तुम्हारी बचत हो गई। वो हया के गाल को छूता हुआ बोला। ये क्या बात हुई? इस वक्त कौन सा ड्यूटी का टाइम है? पूरी बात बताओ, कहाँ जा रहे हो? हया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अवेश राजी के खिलाफ वारंट जारी हो गए, इसे गिरफ्तार करने के ऑर्डर मिल गए हैं। आज इसे हिरासत में लेना है। मेरा इंतज़ार मत करना और मॉम को बता देना।
माविया कहता हुआ ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चला गया। वापस आया तो हया वैसी की वैसी खड़ी थी। मत जाओ प्लीज़, हया ने इसको तैयार होते देखकर कहा। तुमने नाइटी नहीं पहनी, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? माविया अपना लोडेड रिवॉल्वर चेक करते हुए कहने लगा। माविया, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हया ने जिद करते हुए कहा। पुलिस वालों की ड्यूटी ऐसी होती है जानम। अब तुम रेस्ट करो और लटके हुए मुंह के साथ मुझे अलविदा नहीं करो। स्माइल दो, शाबाश। वह हया का चेहरा थाम कर कहने लगा है। जबरदस्ती का मुस्कुराई तो उसके माथे पर लपक कर रूम से चला गया। हया का दिल अफसुर्दा होने लगा। फिर वो नाइमा को माविया का बनाने बताने चली गई। वापस आकर काफ़ी देर करवटें बदलने के बाद जब इसको नींद नहीं आई तो उसने अपनी शादी का एल्बम निकाला और तस्वीरें देखने लगी। एक एक तस्वीर देखती गई तो इसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आती गई। खासकर अपने और माविया के वलीमे के पोस्ट देकर, वो दिन याद करके। एल्बम देखते हुए कब इसकी आंख लग गई इसको पता ही नहीं चला। नींद में इसे महसूस हुआ जैसे माविया ने इसे पुकारा हो। आँख खुली तो बराबर वाली जगह खाली थी और बेड पर एल्बम खुला हुआ था। वो एल्बम बंद करके रूम से बाहर निकल गई। किचन के साथ वाली रूम की लाइट जलती देखकर वो रूम में दाखिल हुई तो नाइमा को जाए नमाज में बैठे पाया। आप तहज्जुद पढ़ती हैं आंटी? हया ने इम्प्रेस होते हुए नाइमा से पूछा। कभी कभी जब आँख खुल जाए, मगर जब भाविया इस तरह निकलता है तो ख़ास इसकी सलामती और कामयाबी के लिए पढ़ती हूँ। नाइमा ने जाए नमाज तय करते हुए हया को बताया। मैं अभी सोच रही थी इसको कॉल करने का। हया ने अपने दिल की बात नाइमा शेयर की। कोई फ़ायदा नहीं कॉल करने का, ड्यूटी टाइम में वो कॉल रिसीव नहीं करेगा। फिजर में थोड़ा टाइम है, मैं रेस्ट करती हूँ, तुम भी सो जाओ, शाबाश। नाइमा हया से कहते हुए रूम से निकल गए। हया अपने रूम में आई मगर इसको नींद नहीं आ रही थी। रूम में आकर इसने ड्रेस चेंज किया और फजर की नमाज की नियत से वजू किया। अपने लिए कॉफ़ी बनाने के खर्चे हुए किचन में आई। कॉफ़ी बनाकर वापस रूम में जाने लगी तभी लैंडलाइन पर कॉल आने लगी। इस वक्त किसकी कॉल हो सकती है? हया ने सोचते हुए कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम, एएसपी मुराद, माविया मुराद के घर का नंबर है। दूसरी तरफ से नौजवान की आवाज़ उभरी। जी, इन्हीं के घर का नंबर है, मगर आप कौन बात कर रहे हैं? हया ने नौजवान से पूछा। मैं इंस्पेक्टर साथ बात कर रहा हूँ, आप इनके फादर से बात करवा दें। दूसरी तरफ से बोला गया। मैं मिसेस माविया मुराद हूँ, आप मुझसे बात करें, बल्कि मेरी माविया से बात करवाएं। हया ने हाथ में मौजूद कॉफ़ी के मग को मजबूती से थामते हुए कहा। आओ, आप हॉस्पिटल का एड्रेस नोट करें मैम। सर जी, मेरा मतलब है एएसपी माविया मुराद को गोली लगने की वजह से। हया के हाथ से रिसीवर और कॉफ़ी का मग दोनों छूटे।